Yeah. Hello, everybody. I hope you can see me. I hope you all are doing absolutely fine. आज है 25 दिसंबर। आज की अखबार में भी काफ़ी सारी खबरें चर्चा में थी। लेट मी एडजस्ट माई लाइट, जस्ट वेट अ सेकेंड। राइट। सो आज के एडिटोरियल में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, और आज के एडिटोरियल में हम जोया हसन JNU से जो हैं उनके एक एडिटोरियल की चर्चा करेंगे, द डेलिबरेट अनमेकिंग ऑफ इंडियाज़ राइट टू वर्क। राइट, इसको समझेंगे। इसमें मनरेगा की बात होगी और जो नई स्कीम आई है उसकी भी बात होगी, इनके नज़रिए से क्या है, और हम स्टैट को भी समझेंगे कि कैसे ये दोनों अंतर में है। और देखिए, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं, मैं बस जो चीज़ भी न्यूज़ हिंदू कवर कर रहा है उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। चाहे वो आर्टिकल प्रो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ हो, जैसा भी आर्टिकल आएगा, वॉट एवर आर्टिकल विल कम, आई विल डेफिनेटली अनकोड डी कोड इट फॉर यू। राइट, सो चल लेट्स मूव टू द नोट्स। ऑल राइट, सो टॉपिक क्या है? रिपील ऑफ मनरेगा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ VBG रामजी एक्ट 2025। राइट, जस्ट वेट। यस, राइट। सो देखिए, मनरेगा को हटाया गया, VBG रामजी एक्ट लाया गया 2025। दोनों ही लाइवलीहुड से डील करते हैं, दोनों का जो मोटिव है वो सेम है, लाइवलीहुड। अंतर क्या है समझेंगे, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके जो भी एडिटोरियल में बातें कही गई हैं उसको समझने का ट्राई करेंगे। और वंस अगेन, अगर आप सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, UG PG गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या फिर बस रुचि लेते हैं ट्यूटोरियल्स में, अपनी नॉलेज को कंटिन्यूसली इन्हांस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ रोज़ बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, चाय बढ़िया बनाइए, और अपने कानों में ईयरफोन लगाइए और बैठ के मेरी बातें सुनिए और अपने विचार भी फॉर्म करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, व्हाट वाज मनरेगा। मनरेगा था क्या? मनरेगा को 2005 में लाया गया। इट गेव रूरल सिटीजन अ लीगल राइट टू वर्क अप टू 100 डेज। कि भाई लीगल राइट है, काम देना ही देना है। कितने दिन का? 100 डेज। 100 डेज यानी 365 दिन जो साल के होते हैं। अब कोई ये नहीं बोलेगा लीप ईयर, वो बात अलग है। तो 365 दिन जो साल के होते हैं, उसमें से भाई 100 दिन तो काम देना ही देना है। रूरल सिटीजन के लिए एक लीगल राइट फ्रेमवर्क था ये। कौन सा? मनरेगा। इट वॉज डिमांड ड्रिवन। ठीक है, डिमांड ड्रिवन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान जाता है, वो कहता है कि मुझे काम चाहिए, राइट, काम उसको मिलेगा। और अगर सरकार काम देने में विफल होती है, उस डिमांडिंग पर्सन को सरकार काम नहीं दे पाती, तो कंपनसेशन देना होगा। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता जिसको कहते हैं। मान लीजिए मैं जाता हूँ, मैं पंचायत में कहता हूँ मुझे काम चाहिए मनरेगा के तहत, और मान लीजिए पंचायत कहती है कि नहीं, मैं हमारे पास काम नहीं है, हम आपको काम नहीं दे सकते, 100 दिन का भी मिनिमम रोज़गार हम आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? दावा कर सकता हूँ किस चीज़ के लिए? कंपनसेशन के लिए, बेरोजगारी भत्ते के लिए, कि भाई 100 दिन का भी काम हमको गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। और ये क्या था? मैंडेटरी था गवर्नमेंट को कि भाई वो या तो 100 दिन का काम दे, या फिर बेरोजगार जो भत्ता है वो प्रोवाइड करे। इस कानून के आने के बाद, मनरेगा के आने के बाद क्या फ़ायदा मिला? राइट, स्कीम के आने के बाद, कानून कह सकते हैं, क्योंकि एक लीगल फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड करता ही था। खैर, तो इससे हुआ क्या? जब मनरेगा आया तो लाइवलीहुड सिक्योरिटी बढ़ी, कि भाई कुछ भी नहीं तो 100 दिन का काम तो इंसान कर सकता है। ठीक है, अब आप इस डिबेट पे नहीं जाएंगे, हम और मैं और आप, हम दोनों नहीं जाएंगे कि क्या होता है, रियलिटी क्या है। वी ऑल नो, ठीक है, हमको सारों को चीज़ें पता है, आपको भी पता है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे कि क्या होता है। हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। रियलिटी एनालिसिस आप डू इट बाय योर सेल्फ, बाय योर ओन, यू नो। तो क्या होता था? तो लाइवलीहुड सिक्योरिटी बढ़ती थी। रूरल वेजेस, जो ग्रामीण क्षेत्र में था वहाँ वेजेस मिलता था, उनको वेतन मिलता था। डिसेंट्रलाइजेशन होता था, पंचायत के हाथ में थोड़ा राइट मिलता था, राइट, कि वो काम करवाए वहाँ से जाके मतलब जो रोज़गार का जो है ना, कि रोज़गार देने का, वो डिसेंट्रलाइज वे में नीचे आता था, कि भाई अब पंचायत से भी काम होता था, और अकाउंटेबिलिटी होती थी, सोशल ऑडिट होता था, ये सारी चीज़ें होती थी।
अब आते हैं दूसरे वाले एक्ट की तरफ। अभी जो वीबीजी राम जी एक्ट आया है 2025 में, उसमें क्या है, पहले तो फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा मेरे साथ, अभी ही याद कर लीजिएगा। क्या है? विकसित भारत, शिट, जस्ट अ सेकंड, ओके। क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अंडर ब्रैकेट ग्रामीण एक्ट 2025। ठीक, विकसित भारत वीबी गारंटी फॉर रोजगार, ठीक है, ये जी गारंटी, आर रोजगार वाला, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन, जी फॉर ग्रामीण, ए फॉर एक्ट और 2025। ये क्या बना दिया मैंने? ठीक है, फिर से बोलिए, अभी बोलिए, मेरे साथ बोलिए, कल पे कुछ नहीं छोड़ेंगे हम सारी चीज़ें आज करेंगे। ठीक है, फिर से बोलिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, राइट। इसने क्या किया? रिप्लेस कर दिया किसको? मनरेगा को। इट रिमूव द राइट टू वर्क। अब ये आर्टिकल ऐसा ओपिनियन फॉर्म करता है कि इसने लीगल जो राइट था ना वर्क का, उसको हटा दिया। मतलब कि जो पहले था कि 100 दिन का हमको चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं दे पाती है गवर्नमेंट तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो उसको इस एक्ट ने हटा दिया, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। इट इज़ सप्लाई ड्रिवन। भाई सप्लाई ड्रिवन, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड हाउ मच वर्क वेयर एंड फॉर होम। कि भाई पहले क्या था कि मैं गया, डिमांड ड्रिवन, मैं डिमांड कर रहा हूँ मुझे काम दो, तो मनरेगा के तहत मुझे काम मिलना था। लेकिन ये जो वीबीजी राम जी एक्ट है, इसके तहत ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि कितना वर्क है, कहाँ है, कितना है, मतलब वो सप्लाई ड्रिवन है कि मतलब अगर हम काम दे पाए तो काम करिए, काम नहीं दे पाए तो, ठीक है, ये है। एम्प्लॉयमेंट इज़ नो लॉन्गर एन इंटाइटलमेंट बट गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोग्राम। कि अब भाई पहले क्या था कि जो इंटाइटलमेंट था यानी मेरा हक था, रोज़गार जो था वो मेरा हक था, लेकिन अब क्या हो गया है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो गया है कि अगर हमारे पास काम हमको करवाना होगा तो हम काम देंगे, नहीं करवाना होगा तो जैसी आराम। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं दोनों का आर्टिकल के हिसाब से। डिफरेंस क्या है? पहला देखिए, मनरेगा का कॉलम यहाँ है, वीबीजी का यहाँ है और एस्पेक्ट्स यहाँ है, तो हम समझेंगे। नेचर, ये क्या था? मनरेगा राइट बेस्ड, काम मिलना है तो काम मिलना है। ये क्या है? स्कीम बेस्ड, काम आया तो ठीक, नहीं आया तो। एम्प्लॉयमेंट कैसा था? लीगल राइट था, राइट था, जहाँ पे राइट है वहाँ अधिकार है कि मुझे चाहिए चाहिए। ये क्या है? डिस्क्रिशनरी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ काम है, उसका मन है काम करवाने का, करवाएगी, नहीं है तो। मॉडल क्या था? डिमांड ड्रिवन था कि अगर मैं काम मांगने जाऊं यानी मैं डिमांड करूं काम का तो मुझे काम मिलना चाहिए। अब क्या है? सप्लाई ड्रिवन है, काम रहेगा तो मिलेगा, नहीं है आप मांगते रहो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को कैसा करता है? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल था, आगे बताएंगे कैसे था, स्टेट का कंट्रोल कैसे था। ये कैसा है? सेंट्रलाइज्ड है। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि संघात्मक क्या ढांचा क्या है, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब हो गया सेंटर स्टेट के बीच में क्या रिलेशन काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पहले क्या था? स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल, जो राज्य था ना, जैसे बिहार, बिहार राज्य सरकार, उसका कंट्रोल, उसका पावर ज़्यादा था। यहाँ क्या है? सेंट्रल कंट्रोल, मतलब केंद्र सरकार का पावर ज़्यादा है। फंडिंग, और ये क्यों है? तो यही फंडिंग का फैक्टर है कि पहले जो है वो 90% कौन एक्सपेंडिचर करता था इसके ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट। और अब देखिए अब क्या हो रहा है, 60 और 40 का रेशियो हो गया है कि अब 60 जो है वो सेंटर करेगा और 40 है जो स्टेट करेगा। देखिए मैं बताता हूँ, दो तरह की स्कीमें चलती हैं ना, आपको भी पता होगा। एक होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, एक होता है स्पॉन्सर्ड, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरा होता है सेंटर सेक्टर स्कीम। देखिए जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें मान लीजिए अगर 100 रुपये लगना है उस स्कीम के तहत, तो 60 रुपये कौन देगा? केंद्र सरकार। 40 रुपये कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। दोनों मिल के काम करेंगे। अगर सेंटर सेक्टर स्कीम है तो 90% कौन पैसा देता है भाई? 90, या फिर मान लीजिए कई जगह पे 100 भी हो जाता है कि ये 90% पैसा कौन देगा? पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, राइट। यहाँ जैसे कुछ हिमालयन स्टेट्स जो हैं अपने 3 4, और फिर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है या फिर जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, उनके लिए एक ये होता है, छूट होती है कि स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी 90
10 का बंटवारा हो जाता है। अगर मान लीजिए आप हिमालयन, आप मान लीजिए उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ कोई सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम भी आ रही है ना, तो वहाँ भी 90-10 का बंटवारा है। मतलब ये वाला क्राइटेरिया लागू होता है वहाँ पर भी। और बाकी के लिए तो यही है 60-40 वाला, राइट। तो पहले जो था मनरेगा में क्या था कि चलता था वही सेंटर सेक्टर स्कीम वाला, ठीक है, कि 90% भाई, पूरा जो कुछ भी होना है 90% खर्चा जो है वो सेंटर उठाता था। लेकिन अब वीबी जी राम जी जो एक्ट आया है उसमें क्या है, 60-40, 60-40 का रेशियो। अब जो भी काम होगा 60 रुपये कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 रुपये कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया है अकाउंटेबिलिटी। पहले क्या होता था, कंपनसेशन होता था, अगर मान लीजिए आप रोज़गार नहीं दे पाए तो कंपनसेट करेंगे, ऑडिट होता था, कितना काम मिला, कितना खर्चा हुआ। और इस मैकेनिज़्म को यहाँ जो नए वाले एक्ट है उसमें वीकन कर दिया गया है, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। चौथा पॉइंट है आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल शिफ्ट, है कि रिमूवल ऑफ महात्मा गांधी जी की, नाम हटा दिया गया ना महात्मा गांधी जी का, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं यही सोचता हूँ यार, ये नाम सिंबल कब उठेंगे हम इन चीज़ों से ऊपर, कब एक अच्छी स्कीम मिलेगी, चाहे वो मनरेगा हो या ये हो, ये मतलब है ना, हर चीज़ जो है वो पॉलिटिक्स ड्रिवन है। अगले बार के इलेक्शन को हम कैसे इन्फ्लुएंस करें उसको देख के स्कीमें बन रही हैं, और इसके लिए बन ही नहीं रही है कि क्या फ़ायदेमंद है, बहुत कम। और ऐसा नहीं है हमारे पास दिमाग नहीं है, हम सभी लोगों के पास दिमाग है, हम सभी सोचते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चलिए छोड़िए, अलग मुद्दा है। हाँ, तो रिमूवल ऑफ महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया फ्रॉम द स्कीम, नेम इज सिंबॉलिक। गांधी का नाम जो है ना वो एक सिंबल होता था, किस चीज़ का, मोरल ड्यूटी ऑफ अ स्टेट। हमेशा गांधी का ये था कि स्टेट का, डीपीएसपी में भी देखेंगे गांधीयन डीपीएसपीस चलती हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, पार्ट 4 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वहाँ देखेंगे तो हम 3 तरीके से पढ़ते हैं ना, उसमें एक तरीका होता है गांधीयन, ठीक है। गांधीयन जो मान लीजिए जो अपना विलेज का बात करता है, ठीक है, विलेज का बात करता है, कोऑपरेटिव्स का बात करता है, ये जो आर्टिकल्स है ये क्या है, गांधीयन फिलोसफी को दिखाते हैं डीपीएसपी में। तो वही है कि भाई सिंबॉलिक हटा देते हैं, जो गांधीयन का मोरल ड्यूटी ऑफ अ स्टेट था, जस्टिस फॉर पुअरेस्ट, जो जो कहते हैं ना अंत उदय, एक आइडियोलॉजी चलती थी अंत्योदय, कि जो सबसे लास्ट में बंदा खड़ा है ना लाइन के, उसको भी हमको क्या करना है, अपलिफ्ट करना है, ये जो अंत्योदय का। तो ये जो सिंबॉलिक था महात्मा गांधी का, जब नाम यूज़ होता था मनरेगा में, तो एक सिंबल दिखाता था कि भाई स्टेट की मोरल ड्यूटी क्या है, ठीक है। जस्टिस फॉर पुअरेस्ट मतलब सबसे गरीब के लिए स्टेट काम कर रहा है, स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट मतलब ये स्टेट से मेरा मतलब है गवर्नमेंट, अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है। तो न्यू लॉ रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट, राइट टू चैरिटी। अब देखिए पहले क्या था, रोजगार था, राइट था, अधिकार था हम लोगों का कि भाई दो, नहीं तो गुजारा भत्ता दो। अब क्या हो गया, चैरिटी, खैरात हो गई। बाट मिल गया तो ठीक, नहीं मिला भी तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना। खैरात कैसी होती है, मान लीजिए हमने पहले पढ़ा है ऑल दो सोशल वर्क में, चैरिटी क्या होती है कि भाई कोई बांटने आया, अब आप उससे लड़ के नहीं ले सकते, वो उसने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। पहले क्या था, सिटीज़न समझा जाता था लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए, अब क्या बेनिफिशरी समझा जा रहा है। पहले जब आप सिटीज़न होंगे तो आप स्टेट से लड़ के ले सकते हो ना चीज़ें, कि हाँ भाई हम सिटीज़न हैं, हमारे वेलफेयर के लिए काम करो। अब बेनिफिशरी की तरह भाई देखी जा रही हैं चीज़ें। अकॉर्डिंग टू दिस नॉट रिफॉर्म बट एन इफेक्टिव डिसमेंटलिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो ये एक रिफॉर्म नहीं है, ऐसा ये आर्टिकल कहता है, ये एक रिफॉर्म नहीं है, बल्कि बल्कि इफेक्टिव डिसमेंटलिंग है, मतलब जो वीकेंड किया गया है इस प्रोग्राम को। फाइनेंशियल बर्डन ऑफ स्टेट आ गया है, कि पहले मैं बताया आपको कि 90% जो था वो वेजेस मोस्ट कॉस्ट वो कौन देता था, सेंटर। अब 40% किसको देना पड़ेगा, स्टेट को। मैंने बताया ना 60-40 वाला रेशियो अब चलने लगा है, कि अगर 100 रुपये का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है मनरेगा का के लिए है, तो 40 रुपये उसमें स्टेट खर्चा करेगा, 60 रुपये उसमें सेंटर खर्चा करेगा। ये वाला हो गया। पहले क्या था, 90 रुपये सेंटर खर्चा करता था, 100 रुपये के प्रोजेक्ट में 90 रुपये सेंटर ही देता था। तो स्टेट के फाइनेंशियल कंडीशन पे क्या हो रहा है, बर्डन बढ़ रहा है। इम्पैक्ट क्या होगा, पुअर स्टेट रिड्यूस वर्क एबिलिटी। अब देखिए भाई, मान के चलिए एक तालाब खुदवाना था, 90 रुपये कहाँ से आते थे। एक गांव में, एक पंचायत में एक तालाब जो है वो उसकी खुदाई होनी थी,
अब खुदाई में 90 रुपये कहाँ से आते थे? सेंटर देता था, ये लो भाई 10 रुपये स्टेट देता था, ये लो भाई 100 रुपये का प्रोजेक्ट है भाई। इसी में मजदूरों ने काम किया, यहीं से तालाब का जो भी कॉस्टिंग हुआ वो लगा, मजदूरों को यहीं से पेंशन वेजेस दे दी गई। ठीक है, इसी 100 रुपये में से वेजेस दे दी गई। 90 रुपये कौन दे रहा था? केंद्र सरकार दे रही थी। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि मान लीजिए वही तालाब है, अरे यार तालाब कैसे बनाऊँ मैं तालाब? एक मिनट, तालाब तो बनना चाहिए ना, नहीं तो आप भी कहोगे कि शशांक भी घपला करता है, तालाब नहीं बनाता। हाँ तालाब, चलिए ठीक है तालाब, ये देखिए एडजस्ट कर लीजिए। तो ये तालाब बनना है। अब क्या है, 60 रुपये जो है वो कौन दे रहा है? सेंटर। और 40 रुपये का खर्चा किसको करना है? स्टेट को। अब स्टेट क्या करेगा यार, उसके पास अगर कई बार मान लीजिए फंड नहीं है, विड्रॉ कर लेगा, बोलेगा मुझे खुदवाना ही नहीं है, तालाब का काम होना ही नहीं है, मतलब कि क्लैश होगा, उतनी स्मूथली चीज़ें नहीं चल पाएंगी। तो इससे क्या होगा? रिड्यूस वर्क एबिलिटी। अब तालाब जब नहीं खोदा जाएगा तो काम भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, तालाब की खुदाई हो ही नहीं रही है। तो आप ले आइए अपना फावड़ा वावड़ा कंधे पे एकदम रख के बढ़िया कि भाई तालाब खोदेंगे, लेकिन अब ये दोनों कह रहे हैं कि खोदना ही नहीं है, तालाब खुदेगा ही नहीं। तो खुदेगा नहीं तो काम कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट विल बी सप्रेस्ड। सीधी सी बात है, कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। दिस वीकेंड द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और जब क्लैश होने लगेगा तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होगा? फेडरलिज्म कोलैप्स करेगा। संघात्मक जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो तो कोलैप्स करेगा ना इससे। यही बात ये आर्टिकल कह रहा है। छठे में देखते हैं क्या है। वाई मनरेगा वॉज इंट्रोड्यूस्ड। मनरेगा क्यों आया था? देखिए वो 1991 जब लिबरल एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें क्या हुआ था? जॉबलेस ग्रोथ। क्योंकि देखिए जब एलपीजी आया तो सारे सेक्टर को फ़ायदा नहीं मिला था एकदम से। हाँ इकोनॉमी जो है वो बूम कर रही थी इंडिया की, नो डाउट, बट जो आईटी सेक्टर थे, प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर था, वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा था। और जॉबलेसनेस जो है वो तब भी बढ़ ही रही थी, जैसे उससे पहले बढ़ रही थी एलपीजी रिफॉर्म के पहले, वैसी तरह से अभी भी बढ़ रही थी। एग्रेरियन डिस्ट्रेस बढ़ रहा था। मतलब कि देखिए अब इकोनॉमी जब खुल गई तो क्या होगा? आयात भी होगा, निर्यात भी होगा। बहुत कन्फ्यूज़न का दौर चल रहा था। ठीक है, अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही थी, तो फिर HYV सीड हो गया या फिर फर्टिलाइज़र रेट थोड़े बढ़ रहे थे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा था। प्राइवेट गवर्नमेंट से पहले क्या होता था, चीज़ें चलती थी, रेगुलेट होती थी। मान लीजिए गवर्नमेंट 100 रुपये का खाद है, 90 रुपये सब्सिडी दे के 10 रुपये में मुहैया करवा देती थी किसान को। एलपीजी के बाद जब प्राइवेटाइजेशन आया तो प्राइवेट कंपनियां बेचने लगी, बढ़िया क्वालिटी के खाद आए लेकिन महंगी कीमतों पे आए। एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट भी होने लगी चीज़ें, एकदम से स्ट्रक्चर में डिसबैलेंस आया। एग्रेरियन डिस्ट्रेस फार्मर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। और इनइक्वालिटी तो खैर ये हम सभी को पता है, जब भी इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट होगी ना इनइक्वालिटी बढ़ती है। जहाँ भी इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट होगी इनइक्वालिटी बढ़ेगी। मतलब जिनके पास पूंजी है, पूंजीपति तो मास लेवल पैसा कमाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो, तो आप इंडिया में भी देखो ना, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम हैं, लेकिन आप देखो इसी देश में, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं एक गवर्नमेंट का नाम लेके बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की बात ही नहीं है। ये इतिहास जो है इंडिया का काफ़ी पुराना हो चुका है, हमने बहुत सारे मॉडल्स पे काम किया, लेकिन आप फिर भी देखो 8वें नंबर पे हारून रिच लिस्ट में आ जाते हैं कौन? अपने अंबानी भाई। और इसी देश में ऐसा भी है कि लोग एकदम चादर के बिना मर जा रहे हैं, भूखे मर जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में एकदम खराब स्थिति हो पड़ी है। आई डोंट रिमेम्बर, शायद 150वां रैंक इस बार है इंडिया का, आप देख लेना, मुझे याद नहीं है, हंगर इंडेक्स में। तो देखिए यार क्या हो रहा है। तो ये क्या है, कैपिटलिस्ट जब इकोनॉमी आती है तो ये चीज़ें होती है। ऑल दो हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, ना प्योर सोशलिस्ट है ना प्योर कैपिटलिस्ट है। हम तो ये कहते हैं कि जो पूंजीपति सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। मैं आपको मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब भी यहाँ समझाता हूँ। हमारा कहना है कि जो कमा सकता है, जिसके अंदर टैलेंट है, जैसे अंबानी भाई, जैसे अंडानी भाई, ठीक, वो कमाए, उनकी कमाई से हम 30% टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट, और उस टैक्स को कहाँ यूज़ करेगी? यही मनरेगा जैसे स्कीम्स में यूज़ करेगी। इससे क्या होगा? सोशलिज्म होगा। कैसे होगा? कैपिटलिस्ट को कमाने का पूरा अवसर हम दे रहे हैं, बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम कमाओ, तुम एमएनसी पे एमएनसी स्टैब्लिश करो, विदेशों से पैसा लाओ, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडिया की इकोनॉमी चलेगी, और हम क्या करेंगे? तुमसे टैक्स ले लेंगे, और उस पैसे से क्या करेंगे? ऐसे वेलफेयर स्कीम्स चलाएंगे। तो देख लिया ना आपने, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुई क्योंकि हमने फ्रीडम दिया कि जिसके पास टैलेंट है कमाए। और सोशलिस्ट कैसे हुई? उससे टैक्स लेके
हमने फिर वेलफेयर स्कीम्स चलाई। यही है मिक्स्ड इकोनॉमी का पूरा फंडा, जो इस पे इंडिया काम करता है, जिस पे इंडिया चलता है, राइट। बहुत छोटे शब्दों में आपको समझाने का ट्राई किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल लो, चलिए आगे चलते हैं। तो अंडर राइट बेस्ड लॉ वेयर इनेक्टेड। अब यही सिचुएशन में क्या हुआ कि राइट बेस्ड लॉ इनेक्ट होना शुरू हुआ था, मतलब कि अधिकार देने वाले ऐसे कानून जो अधिकार देते हो किनको, नागरिकों को। तो मनरेगा आया, अधिकार देता है, बिल्कुल देता है। रोजगार का कितने दिन, 100 दिन, नहीं मिला तो गुजारा भत्ता मिलेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट आया, भाई आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जो कॉन्फिडेंशियल ना हो और सिक्योरिटी थ्रेट नहीं करते हो, अगर इंडियन इंडियन क्या बोलते हैं उसको यार, आई एम सॉरी, हाँ, इंडिया को अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट नहीं करते हो वो डॉक्यूमेंट, तो कॉन्फिडेंशियल नहीं हो, तो आप उसको मंगवा सकते हो, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, इस तरीके बहुत सारे एक्ट उस समय आए। दीज लॉज एम टू बैलेंस मार्केट ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। और ऐसा हुआ कि इन्हीं लॉज ने एक तरीके से प्रोटेक्ट किया किस चीज़ को, सामाजिक न्याय को, सोशल जस्टिस को, कि भाई ऐसा ना हो कि हम प्राइवेटाइजेशन तो कर रहे हैं लेकिन ये पूंजीपतियों का देश बन जाए, कि भाई फिर तो समझिए फैक्ट्री पे फैक्ट्री खोल रहे हैं, किसी के पास इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि वो एकदम से फैक्ट्री बनाया जा रहा है, और उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको 1 रुपये की बढ़त दी ही नहीं जा रही, उनका खून चूसा जा रहा है। तो सोशल जस्टिस यहाँ पे क्या हो रहा है, सामाजिक न्याय का धज्जियाँ उड़ रही है, सामाजिक न्याय की उड़ रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए कि नहीं भाई, नागरिकों के पास भी तो कुछ राइट होना चाहिए, तो इस तरीके के उस समय हम देखेंगे एक्टमेंट्स बहुत सारे हुए। मनरेगा आया, आरटीआई आया, फॉरेस्ट राइट एक्ट, और ऐसे बहुत तरीके से राइट बहुत सारे आए। आगे देखते हैं, वाई राइट बेस्ड वेलफेयर मैटर। भाई अधिकार के साथ वेलफेयर यानी जन कल्याण जो है वो अधिकार मूल्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मोस्ट इंडियन वर्कर आर इनफॉर्मल, क्योंकि आप कानून बनाओगे फॉर्मल सेक्टर के लिए, ठीक है, मान के चलिए आपने कानून बनाया, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए, जो जॉब की टाइमिंग है 9 से 5 होनी चाहिए, महिलाओं के लिए इतना होना चाहिए, ऐसे वैसे। ये चीज़ें जो है ना, फॉर्मल सेक्टर पे आप रेगुलेट कर सकते हो, जहाँ आप मॉनिटर कर रहे हो चीज़ों को, जहाँ कंपनी का काम, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन का काम गवर्नमेंट मॉनिटर कर सकती है, वहाँ तो चलो एक बार को ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आप इनफॉर्मल सेक्टर का सोचो ना, जहाँ पे मान लीजिए कोई मजदूर जाके कमा रहा है, डेली दिहाड़ी कमाता है किसी प्रोजेक्ट में, वहाँ आप कैसे मॉनिटर करोगे? बहुत मुश्किल है, ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। इसलिए राइट बेस्ड वेलफेयर मैटर ज़रूरी है, यहाँ मैटर करता है ये चीज़, कि भाई वेलफेयर जो हो वो बस कह देने से स्कीम में ना हो, अधिकार हो, ठीक है, उस पर दावे किए जा सके। और फिर इनफॉर्मल है, सोशल सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनको, तो इन लोगों के लिए जो है वो राइट बेस्ड होना चाहिए, कि नहीं अधिकार आपको कहना चाहिए, कानून को भी, स्कीम को भी एम्पावर करना है। जब आप स्कीम को एम्पावर करोगे तो वही तो आप राइट दोगे ना उसमें, ये चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट इज़ मोर डिग्निफाइड देन कैश ट्रांसफ़र। भाई अब एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि बस आप पैसा दे रहे हो, कितना भी काम करवा लो, कुछ भी करवा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें डिग्निटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, ठीक। अ फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप, मनरेगा अलाउड पीपल टू लीगली क्लेम वर्क, नॉट बेग फॉर इट, राइट। यही है डिग्निटी। यहाँ देखो ना, बस पैसा देना नहीं है भाई, डिग्निटी से आप मांग सकते हो, क्लेम करो। जब आप किसी स्कीम को एम्पावर कर देते हो, किस चीज़ से, लीगल राइट से, लीगल राइट से, तो क्या होता है कि भाई क्लेम होता है, फिर बैग नहीं होता है कि मुझे दीजिए हुजूर काम दीजिए, ये चीज़ नहीं होती। फिर आप सिटीज़न जो है डंके की चोट पे मांगता है कि हमें काम करना है, हमको काम दो, राइट। ग्रेजुअल रिट्रीट फ्रॉम राइट। और देखो यही जो राइट बेस्ड जो स्कीमें आती थी, उससे अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुल कर रही है, बाहर निकल रही है। कैसे? ऐसे स्कीमों पे अब बजट कम दिया जा रहा है, ऐसे स्कीमों पे बजट बहुत, समझिए खर्चा ही नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। डिले पेमेंट्स हो रहा है, कि भाई जहाँ खर्चा हो भी रहा है, जहाँ मनरेगा जैसी स्कीम है वहाँ पेमेंट्स डिले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं अंडर गवर्नमेंट। शिफ्ट टुवर्ड मार्केट सेंट्रिक पॉलिसी। अब भाई अब जो है वो वेलफेयर की चीज़ें छूट रही हैं, अब क्या हो रहा है, मार्केट के हिसाब से चीज़ें चल रही है, जैसा मार्केट का डिमांड है उस तरीके से काम देने की कोशिश की जा रही है। प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रिशनरी वेलफेयर ओवर लीगल इंटाइटलमेंट्स, कि भाई अब वेलफेयर करेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे, गवर्नमेंट को अगर मन होगा वेलफेयर का, गवर्नमेंट वेलफेयर करेगी, नहीं होगा तो कोई माई बाप नहीं है, क्योंकि लीगल इंटाइटलमेंट्स नहीं है, क्योंकि लीगल मैंडेटरी नहीं है कि अगर 100 दिन का नहीं दे पाया तो बेरोजगार भत्ता देना पड़ेगा। तो अब क्या है कि जिस दिन गवर्नमेंट का मन करेगा कि हाँ काम देना चाहिए भाई, गरीबी बढ़ रही है, उस दिन देगी, जिस दिन नहीं देने का मन होगा, ठीक है।
लेजिस्लेटिव प्रोसेस में क्या कॉन्ट्रास्ट रहा है दोनों के बीच। तो मनरेगा जो है वो पास हुआ था ऑल पार्टी कंसेंसस से, मतलब कि सर्वसम्मत सार्वभौमत से पास किया गया किसको, मनरेगा को। लेकिन वीवी राम जी जो है उसको रस्ट थ्रू पार्लियामेंट, मतलब बहुत आनन फानन में पार्लियामेंट से पास कराया गया। स्टैंडिंग कमेटी कोई भी नहीं बनाई गई रिव्यू करने के लिए। आपको पता है कि जब विवादित होती है तो अध्यक्ष क्या करते हैं, उस पूरे बिल को जो है एक स्टैंडिंग कमेटी को सौंप देते हैं, जो फिर उस पर पूरा डिटेल रिपोर्ट तैयार करती है, उस पर डिस्कशन होता है, देन फिर अगेन ये पूरा प्रोसेस दोहराया जाता है उसको बिल से एक्ट बनाने का। अपोजिशन जो था वो निकल गया था, ये सब हम सब ने देखा था जब ये आया था। तो फिर अपोजिशन वॉकआउट कर गया था कि भाई ये तो नो पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब पब्लिक ओपिनियन इस पे नहीं जुटाया गया। प्रोटेस्ट बाय वर्कर ग्रुप वे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, शोइंग स्ट्रिंग डेमोक्रेटिक स्पेस। और इससे दिखाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो क्लोज होते जा रही है, क्योंकि वर्कर ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, प्रोटेस्ट नहीं हो पाए और बहुत सारी चीज़ें। ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है, ऐसा जोया हसन जी कह रही हैं आर्टिकल के माध्यम से। तो उसी को हम समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप एक एजेंडा बना लो कि अच्छा यही हो रहा है। ये एक इंफॉर्मेशन देने का तरीका है, आपको एक नरेशन देने का तरीका है। आप अपने विचार इस पे बनाएं और रिसर्च करें और चीज़ों को समझें। एंड फाइनली क्या होता है, वाई दिस इज सीरियस डेमोक्रेटिक कंसर्न। ये अब फिर लास्ट में ये आर्टिकल कहता है कि डेमोक्रेटिक कंसर्न है सीरियस कैसे। इरोजन ऑफ राइट टू लाइवलीहुड हट गया भाई, 100 दिन वाला स्कीम हट गया, गुजारा भत्ता हट गया, तो इरोजन हो गया। मतलब राइट टू लाइवलीहुड जो जीविका का हमारा अधिकार था उसको हटा देता है। फेडरल बैलेंस को हटाता है। 90-10 पे जो चीज़ें चलती थी अब 60-40 पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। डिक्लाइन द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी घट रही है गवर्नमेंट की। वेलफेयर बिकम अ टूल ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टी। अब वेलफेयर जो है पॉलिटिकल लॉयल्टी का मतलब टूल बन गया है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। भाई वेलफेयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए अब इसको यूज़ किया जा रहा है। अब ये तो संभावना हो सकती है ना कि जब मान के चलिए इलेक्शंस आए, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहे कि भाई पूरा दबा के काम दो, पूरा काम दिया जाए, तब तक काम को रोका जाए, इलेक्शन वाले टाइम पे पूरा दिया जाए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन जो डीपीएसपी जिस तरीके से बनाता है कि भाई सबको समान रोजगार और सबको समान वेजेस का अधिकार होना चाहिए, डिग्निफाइड वर्क का, तो वो उसको हिंडर कर रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन को हिंडर कर रही है। और लास्ट में क्या है, द रिप्लेसमेंट ऑफ मनरेगा मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम राइट टू डिस्क्रिशन, ठीक है। अधिकार से अब जो है डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब होता है भाई मेरा मन, ठीक है, मेरा मन किया। तो पहले क्या था, अधिकार था, सरकार से आप अधिकार मांगते थे काम का कि भाई मेरा अधिकार है काम, हमको काम दो। अब क्या है डिस्क्रिशन, मतलब कि अब उसका मन होगा गवर्नमेंट का तो वो काम देगी। ये शिफ्ट हो गया है फ्रॉम सिटीजन टू एग्जीक्यूटिव बेनेवलेंस। मतलब यही है कि पहले सिटीजन का जो था वो अधिकार था, अब क्या एग्जीक्यूटिव की दया पे हम निर्भर हैं। अ स्टेक इज नॉट जस्ट एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम बट अ कोर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ठीक है। और इसी तरीके से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को भी हिंडर किया जा रहा है। A stake is not just an employment scheme but a core democratic principle, ठीक है। स्टेट ऑब्लिगेशन टू इंश्योर डिग्निटी वर्क थ्रू एज राइटर। फिर ये बॉल बच्चन तरीके की बातें हैं कि भाई चैरिटी नहीं होना चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए, यही डिग्निटी को इंश्योर करता है, यही स्टेट की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से इस पूरे आर्टिकल में दिखाया गया कि जो नई स्कीम आई है वीवी राम जी, उसके डिमेरिट्स क्या हैं और मनरेगा का तुलना क्या है। आप अपना एनालिसिस ज़रूर बनाएं। मैं फिर से कहूँगा किसी भी आर्टिकल पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना अच्छा नहीं है। दोनों पक्षों की चीज़ों को पढ़े, उसके भी बेनिफिट्स, इसके भी प्रोज, इसके भी कॉन्स, हर तरीके के एंगल को समझे, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। ये था आज का 25 दिसंबर का आर्टिकल एडिटोरियल हिंदू से। शशांक सिंह साइनिंग ऑफ। गुड नाइट।